से ही जुड़ा है जीवन, खेत बगीचे सारे उपवन, सरिता सागर ताल तलैया, बिन मेरे सब खाली है भैया। प्रकृति करती यही गुहार है, मानव मत कर मेरा संहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्म भूषण एवं पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से, जो कि एक प्रख्यात पर्यावरणविद है और हरित कार्यकर्ता हैं। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। द कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। अनिल जी कहते हैं कि इकोलॉजी, पर्यावरण, वन संपदा हमारी बहुत ही अहम संपत्ति होती है। तो आपको इसके बारे में कब महसूस हुआ और कैसे आपने ये सफ़र अपना शुरू किया? देखिए, ये तो सबको जानना चाहिए कि अल्टीमेट ये प्रकृति है जिसकी कृपा से सब कुछ है, और ये वो ब्रह्मांड की व्यवस्था है जिसमें जीवन पनपाने के इस पृथ्वी में सबसे बड़े, सबसे बेहतर प्रयत्न हैं। और प्रकृति, पृथ्वी, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। क्योंकि मेरा विषय, दो बड़े कारण थे। पहले तो मेरा विषय खुद बॉटनी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट रहा। जब मैं पढ़ाता था, शोध करता था, करवाता था। दूसरा ये कि मेरा व्यक्तिगत रूप से जीवन ही प्रकृति के बहुत नज़दीक से इस रूप में था। जब मैं छोटा था तो नदियों में नहाते थे और खेल के नाम पर पेड़ों में चढ़ना उतरना ही हमारे खेल थे। तो जब जीवन के शुरुआती दौर में नदी और पेड़, वृक्ष आपका हिस्सा हो खेल कूद का, तो स्वतः ही वो आपका एक कोर वैल्यूज़ बन जाती हैं। दूसरा, फिर जब जीवन आगे बढ़ता गया, अध्यापक बना, विषय भी वनस्पति था, इकोलॉजी था, तो इन सब ने एक बात का तो महसूस कराया था कि बाकी के बिना काम चल सकता है, प्रकृति के बिना नहीं हो सकता, पारिस्थितिकी के बिना नहीं हो सकता है। तो ये कहीं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं था कि मैंने कब समझा और कब मैंने शुरू किया। ये शायद हिस्सा ही था, और ये सबका हिस्सा है, मेरा ही नहीं है। और मैंने महसूस करके सबको बांटना चाहा है, वो बात दूसरी है, लेकिन प्रकृति सबकी जिम्मेदारी है जी। ये सोच के मैंने ये सब कुछ काम शुरू किए जी। जोशी जी, हमने सुना है कि आपने वनस्पति विज्ञान में आपने मास्टर्स किया, फिर पारिस्थितिकी में आपने डॉक्टरेट किया, उसके बाद कोटद्वार के एक पीजी कॉलेज में आप पढ़ाते भी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया? एक बात बड़ी साफ थी कि जब मैं और मेरे साथी काम करते थे तो एक बड़ा संकट होता था कि सरकारी ढांचे में मैं अध्यापक था, तो एक तो बहुत ज़्यादा अवकाश नहीं मिलते, और दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की पाबंदियां भी होती हैं। बिल्कुल। तो अब ये तय किया था मन ने कि अगर मैं ऐसे ही चलूँगा तो ना मैं एक अच्छा अध्यापक रह पाऊँगा और न ही एक वो कार्यकर्ता जो मेरे मन में जन्म ले चुका है। तो मुझे एक निर्णय लेना पड़ा कि मुझे एक चीज़ त्यागनी है जी। और इसलिए मैंने उस सेवा को त्याग दिया जिसको कि मैं उस समय सबसे बड़ा बंधक मानता था अपने लिए। और फिर मैंने त्याग दी नौकरी, और फिर मैं पूर्णकालीन इसी कार्य में लग गया। क्योंकि शोध का विद्यार्थी हूँ, हिमालय के मुद्दों पर जुड़ा हूँ, गांव को मैं केंद्र मानता हूँ, तो मैं उसी में मैंने उसी में अपने जीवन को सौंप दिया जी। जोशी जी, हमने कहीं पढ़ा था कि आपने कहा था कि आपने स्थानीय संसाधनों का दोहन करते हुए कृषि के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल जो प्रौद्योगिकी है उसमें आपने काफ़ी काम किया है। तो इसके बारे में प्रकाश डालें कि दुनिया में कुछ भी बदल रहा हो, बेहतर हो रहा हो या भोगा जा रहा हो, सब के पीछे विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। और इस देश के और दुनिया के अगर दो हिस्से भी हुए, एक जिन्हें हम गांव कहते हैं रूरल, और एक अर्बन, उसके पीछे भी मूल कारण यही है, विज्ञान। अर्बन वो इलाके हैं जहाँ
सब कुछ जुटा लिया गया हो, विकसित हो और जहाँ सब साधन उपलब्ध हो। गांव की परिभाषा जहाँ बहुत कुछ नहीं पहुँचा, फिर भी दोनों में एक अंतर था जिसको मैं समझता था कि गांव एक तरीके से उत्पादक है जी। और अर्बन उपभोक्ता है। तो किसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ये सवाल था मन में। तो मुझे लगता है कि जो उत्पादक है, अगर वो उत्पादन ही नहीं करेगा तो उपभोक्ता तो सड़क में आ जाएगा। इसलिए जो तवज्जो हमने पिछले लगातार डेवलपमेंट में दुनिया में दिया है, अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं, शहरीकरण, वो उत्पादक नहीं हो सकता। घंटा घर में उत्तराखंड के या हल्द्वानी के चौराहे में धान, गेहूँ या आम नहीं पैदा किया जा सकता, ये तो गांव में ही होगा। और तभी ये भी जिंदा रहेंगे अगर वहाँ बेहतर हो। पर जिस तरह से ट्रेंड आ गया था कि लोग गांव के संसाधनों को छोड़कर पलायन जैसे मुद्दे खड़े हो गए, क्योंकि गांव में लोगों को रोजगार को, आर्थिकी को बड़ा दमखम नहीं दिखता था। उसका बड़ा कारण था कि विज्ञान, तकनीकी नॉलेज गांव क्या पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार तमाम नीतिकारों से कहता हूं कि राज्य बनने के बाद यहाँ हो या देश में कहीं, अगर आप सीधे गांव को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, खेती बाड़ी, उद्यानिकी, औद्योगिकी, इस पर काम करें, क्योंकि हर घर का रोजगार है ये। पर शर्त ये है कि ये बेहतर दर्जे का हो, तकनीकी जाए, बाजार को ध्यान में रखते हुए इंटरवेंशन हो। शिकागो का एक किसान आज संपन्न कहलाता है, पर उसकी संपन्नता में भी वो रोता है। वो 50 एकड़ का वहाँ मार्जिनल स्मॉल फार्मर होता है, जबकि वो सब कुछ पैदा करता है, लेकिन वो अपनी तुलना शहरी शिकागो के किसी भी उद्योगपति से करता है। वो कहता है मैं भी उद्योगपति हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ दुनिया में वो बेहतर हो गए। इसीलिए हेस्को ने, चाहे वो वाटर मिल का काम हो, चाहे पुल बनाने के काम हो, चाहे वैल्यू एडिशंस के काम हो, रिसोर्सेज में, तमाम कार्यों में हमने भागीदारी की। जोशी जी, आज पर्यावरण संरक्षण एक ज़रूरत बन चुकी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए, इसको एक नए शब्द का होना चाहिए इसके लिए। ये है कि आप एक अच्छे कार के बिना, अच्छी सुविधाओं के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बिना नहीं रह सकते। आप और मैंने तब से बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितनी सांसें ले ली हैं, गिनती नहीं है, लेकिन ये गिनती जरूर होगी हमारे पास कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें कितने मिनट लगेंगे, इस कार्यक्रम को कौन कौन देखेगा, तो संख्या होगी आपके पास। सांसें कितनी ले ली आपने नहीं गिना होगा, ना मैंने गिना। तो आप ये भी सोचिए कि उतनी ही देर, जितनी देर आप और मैं बैठे, क्या बिना सांस के रह सकते थे? तो अब आप इसको क्या कहेंगे? ये ज़रूरत है? नहीं, यही सब कुछ है। यही हमने नहीं समझा और धीरे धीरे हमने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सब खो दिए। और अब दुनिया भर में, ये हमारा राज्य हो या दूसरे शहर हो, राज्य हो देश के या दुनिया में, एक बड़ा संकेत प्रकृति ने दे दिया है कि वो अब इससे ज़्यादा छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए अब ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं इसको कहता हूँ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी एक समय में, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए, लोगों ने किसी तरह, देशों ने आर्थिकी को बेहतर किया, अपना देश भी बड़ा आगे है। लेकिन अब इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई है, प्रकृति संकट में जा चुकी है। वो क्या जा चुकी है? प्रकृति तो अपने को साथ ही लेगी, हम और आप संकट में जा चुके हैं। हवा खराब, मिट्टी खराब, पानी खराब, जंगल खत्म, तो ये अंत होने की शुरुआत है। से आप इसको ऐसा समझिए। तो इसमें जोशी जी, आप अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे एक तरफ तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, विकास भी ज़रूरी है, लेकिन ये बैलेंस्ड एक हम कैसे एक एनवायरनमेंट के प्रति जाएं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम विकास को नकार नहीं सकते। बिल्कुल।
वो अगर किसी भी न कारणों से न नकारे तो उस कारण से तो नहीं नकार सकते कि ये राज्य क्यों मांगा गया था। ठीक तो थे हम। राज्य मांगने के पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही था ना कि पूरे गांव राज्य के वंचित हैं, वे सड़कों से वंचित हैं, नए नए मॉडल से डेवलपमेंट के से वंचित हैं, वो नए संसाधनों से वंचित हैं, ज्ञान से वंचित हैं, इसलिए तो राज्य मांगा था। राज्य मांगने के पीछे सबसे बड़ी आड़ तो हमने गांव बनाए थे ना। तो अगर इसको यू कैन नॉट डिनाई, आप इसको नहीं नकार सकते, लेकिन हम उस बात को भी संज्ञान में रखेंगे कि इससे होने वाली जो भी कुछ डिस्ट्रक्शन, जो फॉरेस्ट फेलिंग, दिस एंड दैट वी आर शाउटिंग अगेंस्ट, ये सब जो हो रहा है उसका मध्य रास्ता क्या है। मेरा अपना इसमें मानना है कि एक तरफ एक्टिविस्ट हो जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं कि जो हार्ड कोर हैं, और एक तरफ डेवलपमेंट क्रूसेडर हैं कि होना चाहिए। ये दोनों भिड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद दोनों ही गलत हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, क्या वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करते? क्या उन्हें कंप्यूटर नहीं चाहिए? क्या उन पर गाड़ियाँ नहीं हैं? उन्हें सड़कों में नहीं जाना? क्या वो इस फ्लड को झेल सकते हैं? या वो तमाम आवश्यकताएं जो बिजली की हैं वो उसको मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उन्हें वो समझना चाहिए। इसका मतलब डेवलपमेंट का एक हिस्सा चाहिए। और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्हें डेवलपमेंट चाहिए, वो कैसे मान सकते हैं कि वो आने वाले समय में प्रकृति के बिना रह पाएंगे? तो ये समझ की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो डेवलपमेंट को और इकोसिस्टम को तो वी कॉल इट इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी। जी जोशी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पौधारोपण में बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए ही हैं। एक रैली आपने साइकिल रैली निकाली थी मुंबई से देहरादून के लिए, जिसमें जो हमारी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्ज़ा वो भी आई थी, उसके बारे में आप ज़रा बताइए। देखिए, वो एक यात्रा इसलिए थी कि जो मैं बात आपके बोल रहा हूँ, प्रगति इस देश में मुंबई उसका उदाहरण है और प्रकृति उत्तराखंड है। तो प्रगति से प्रकृति का संदेश जो था कि प्रगति भी चाहिए तो प्रकृति भी चाहिए। वहाँ यात्रा शुरू करने के लिए कि मुंबई और उसके चारों तरफ के लोगों को ये बताना कि हम उत्तराखंड से हैं, हिमालय से हैं, प्रकृति के लोग हैं, और यहाँ आके बताना कि मुंबई बना, लेकिन मुंबई अगर डूब जाता है एक बारिश में, या दिल्ली, और अब तो ये भी नहीं रहे, देहरादून को देखिए, कोटद्वार को देखिए, एक झटके में डूब जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था में, तंत्र में दो काम की कमी है। हम बियरिंग कैपेसिटी किसी भी शहर की नहीं जानते, और जल निकासी, आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि कभी भी पानी आएगा, बाढ़ आएगी तो क्या ले जाएगी? आप बताइए, सारे नुकसान किस जगह पे दिखाई देते हैं? जहाँ नदियों के किनारे आप बस गए और आपने उसके कैचमेंट की कल्पना नहीं की कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, तब आप स्ट्रैटेजी बनाते तो आपकी समझ में आता। तो ये जो यात्रा थी वो इन्हीं तमाम तरह के मुद्दों की थी। जी जोशी जी, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत हमेशा से ही चर्चा के विषय रहे हैं। तो आपके अनुसार हम प्रत्येक इंडिविजुअल क्या चीज़ करें कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ इसमें सकारात्मक, कुछ हम लोग इसमें सहयोग कर पाएँ? जी, अगर अब पृथ्वी उबलने लगी हो, एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है, शब्द यूज़ किया, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और जैसे कि पृथ्वी तो इससे ज़्यादा तो समुद्र उबलने लगे हैं, और वो यूरोप और अमेरिका जिनको हमने आदर्श बनाया डेवलपमेंट का, आज वो भी हताहत हैं। यूरोप का टेम्परेचर 40, 42, 45 में जा रहा हो, अमेरिका वो आगों की लपेट में हो, ग्रीक, इटली या जो भी है, या फिर तूफ़ानों को झेल रहे हैं, चाइना जिसकी एग्रेसिव इकोनॉमी है वो फ्लडेड थी टोटली। तो अब सबको ये सोच लेना चाहिए मिलकर के कि जहाँ हम बसे हैं और हमने बसने के जो पहले साधन तय किए जीवन में, जहाँ भी बसावट भी होगी, वो शहरों की भी होगी या गांव की, पहला फैक्टर प्रकृति ही था, और उसी को हमने इग्नोर कर दिया। बताइए, गांव कहाँ बसे? जहाँ पानी होता था,
जहाँ जंगल था, चारा लाना था, लकड़ी लानी थी, ये इसके लिए गांव बसे थे। शहर कहाँ बसे थे? जहाँ पानी की व्यवस्था हो सकती हो, जहाँ पे लैंडस्केप ठीक हो, एक्सपेंशन के चांसेस हो, ये सब प्रकृति पर आधारित थे। और जब ये बनने बड़े होने लगे तो हमने प्रकृति को इग्नोर कर दिया। तो ग्लोबल वार्मिंग आज सारे जो प्रकृति उसके सवाल हैं ये कि तुमको क्या लगता है कि तुम लगातार अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसका एक दिन दंड लगेगा ही लगेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जोशी जी, धरती पे जीवन को, इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण भी बेहद ज़रूरी है, तो आप इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, अब जल संरक्षण, देखिए दो बातें हैं। आपने देखा होगा कि जल विभाग है, एक जंगल का विभाग है। ये विभाग तो हमने बना दिए ना, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे जी। पहले जल आया कि जंगल आया? पहले जल आया। पहले पानी आया कि पेड़ आया? पहले पानी आया। अब पेड़ लगते समय पानी की चिंता नहीं होती, तो सर्वाइवल परसेंटेज एफॉरेस्टेशन का हार्डली 15-20% है। एक बात। लेकिन अगर ये सोच लिया होता कि ये पेड़ हम जो लगा रहे हैं ये बिना जल के संभव नहीं है जी। तो जहां खड्डा पेड़ लगाने के लिए लगा रहे थे, उसी के बगल में पानी रोकने के लिए भी एक छोटा जल छिद्र होता। वर्षा का पानी उसको लगातार मॉइस्चर से सींचता रहता। तो मिट्टी, पानी और जंगल, आप देखिए मिट्टी का काम अलग से होता है, जल के लिए अलग विभाग है, जंगल का अलग विभाग है, पर ये तीनों एक साथ बैठ के अगर स्ट्रैटेजिकली सोचें तो बेहतर परिणाम होंगे। मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने इतने साल लगा दिए हैं एक हरित कार्यकर्ता के रूप में, तो आपका अब आने वाले समय में क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी देश और दुनिया को जो तोला जाता है कि देश ने कितनी प्रगति की, जीडीपी से कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? क्या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है कि जो इकोनॉमी के पैरेलल इकोलॉजी का हो? आप बताएंगे सारे देश और दुनिया को कि जैसे जीडीपी के 4 पिलर हैं, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे 4 पिलर, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, इसमें किसी गिवन ईयर में जब इकोनॉमी जीडीपी बता रहे हो, आपने इसके लिए क्या किया, उसकी अकाउंटिंग भी कर दीजिए। और देयरफॉर वी ब्रॉट वन ग्रोथ मेजर पैरेलल कॉल्ड ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, जीईपी, एंड द फर्स्ट टाइम जीईपी आ रही है उत्तराखंड में। अच्छा उदाहरण बनेगा, मेरा आशा है, और यही एक काम है जिसके प्रति मैं गंभीर हूँ। दूसरा जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल टू इंडिविजुअल हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जतानी पड़ेगी हर एक इंस्टीट्यूशन की, हर एक इंडिविजुअल की, प्रकृति के प्रति। जोशी जी, हमें बड़ा गर्व होता है कि उत्तराखंड में पहले भी काफ़ी प्रख्यात पर्यावरणविद रहे हैं, चाहे हम सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें या गौरा देवी जी की बात करें, और अब आपका नाम भी उस सूची में जुड़ चुका है। तो क्या संदेश है आपका हमारी आम जनता के लिए और दर्शकों के लिए जो कार्यक्रम देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आप और हम सबको अब एक बात सोचनी होगी कि हम सब प्रकृति को भोगते हैं, और अगर प्रकृति के खराब होते हालात हैं तो हम ही सबको सहयोग भी करना पड़ेगा। हम किसी सरकार, किसी संस्थान का मुंह न ताकें कि ये इस डिपार्टमेंट का काम है, या तो वो डिपार्टमेंट ही सांसें लेता हो, वो डिपार्टमेंट ही पानी पीता हो, तो हम कह देंगे भाई तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम भोगते हो। पर जब हम सब भोगते हो और हम सबकी आवश्यकता भी हो तो हम सबको भागीदार होना चाहिए, एक बात। और इसका एक तरीका ये है कि हमसे जो हो सके सो करें, लेकिन अपनी विलासिताओं पर अंकुश लगाएं। कोई एक चीज़ त्यागें जो कहीं ना कहीं ऊर्जा का दुरुपयोग करती है। वो क्या हो सकती है ये आप खुद तय करें, क्योंकि आप किस दर्जे के व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि देश का इंडस्ट्रियलिस्ट की त्याग की परिभाषा कुछ और होगी, और छोटे से गांव के किसी व्यक्ति की त्याग की परिभाषा प्रकृति के लिए कुछ और होगी। और इसका सुंदर उदाहरण कोरोना काल में था। प्रकृति अपने बिल्कुल सुंदरता के चरम पे थी
और उसने बता दिया कि हम जो लोग हैं हमारी वजह से ही प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। तो उसको आप ऐसे सुन लीजिए जी कि कोविड काल के दौरान जी प्रभु गायब थे, सारे मंदिर बंद, मस्जिद बंद, मोनेस्ट्रीज बंद, सब मंदिरों में ताले लग गए थे। प्रभु नहीं थे हमारे पास, प्रकृति थी, हवा दी, पानी दिया, भोजन दिया। मदर नेचर वॉज ऑल टाइम विद अस थी। और यही समझ लेना चाहिए कि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, वो हमने कर दिया है। बिल्कुल। वरना प्रकृति अगर सर्वोपरि नहीं होती तो प्रभु क्यों बसते समुद्र के तल पे, और शंकर ऊपर भगवान जी वहाँ क्यों बसे? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हैं। तो प्रकृति प्रभु की प्रवृत्ति एक है, पर अंतर एक बड़ा है। प्रभु हमको कभी नहीं दिखाई देंगे, न किसी ने देखे। प्रकृति हमेशा हमारे साथ है, हमें दिखती है, हम भोगते हैं। जी बिल्कुल। जोशी जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आने वाले समय में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का स्कोप काफ़ी बढ़ रहा है, और आज का जो यूथ है वो पहले सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही जाता था, लेकिन ये भी स्ट्रीम है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है। आप क्या कहना चाहेंगे स्ट्रीम के बारे में? देखिए, अभी इसको तो अध्ययन तो रिसर्च तो कभी भी और कैसे भी रूप में हो सकती है। अच्छी बात है कि लोगों का इकोलॉजी इन्वायरमेंट के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये व्यावसायिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने भी तो कोई व्यावसायिकता नहीं की। हमें सांस देते समय पैसे चार्ज नहीं किए। वो तो मनुष्य ने पानी बेचना शुरू कर दिया बोतलों के रूप में। लेकिन मुझे लगता है कि पर्यावरण पारिस्थितिकी के हर व्यक्ति का विषय होना चाहिए, पर युवाओं को अब खास तौर से ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचना है, क्योंकि उनका जीवन ज़्यादा बचा है बनस्पत हम सबके। तो आने वाले समय में हवा, मिट्टी, पानी कैसी रहेगी, ये उनको तय करना चाहिए। तो जोशी जी, हम आप से पूछना चाहेंगे कि हम क्या वो डूज एंड डोंट्स करें कि हम प्रकृति को के लिए अपना कुछ हम लोग कंट्रीब्यूशन कर पाएँ? जहाँ तक संभव हो साइकिलों को जाइए जी। कार, मोटरसाइकिल ये छोड़ दीजिए। बाज़ारों के हालात हमने क्या कर दिए हैं। देखिए, मैं स्वयं में साइकिल और मेरे पास मोपेड है, हैस्को में कोई 4 व्हीलर नहीं है। हमने मना कर रखा है। अच्छा। ये क्योंकि जो बोले उसे पालन भी करें, और जो कहते हैं वो करें भी। नंबर 2, आप कुछ अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाइए, और कम से कम जिसमें प्रकृति को आपको दोहन करना पड़े, ये दूसरी बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात ये है कि चाहे वो पीने के पानी का सवाल हो या नहाने का, जल के प्रति संवेदनशील बनिए। जी। और जोशी जी, आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? आप तो इतने सारे कार्य में समाज कार्यकर्ता भी आप हैं, और हिमालय के ऊपर भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप इसे पूछना चाहेंगे कि कैसे आप समय का प्रबंधन कर पाते हैं? मैं 5:30 बजे सुबह करीब उठता हूँ जी। और सबसे पहला काम मेरा मानना है कि 2 चीज़ें तय कर लेनी चाहिए हर व्यक्ति को। जी। मैं मंदिर है हमने यहाँ बनाया हुआ, मंदिर में प्रभु को पास जाता हूँ। और प्रभु के पास जाने का मतलब बड़ा विज्ञानी पहलू है उसका, कि वहाँ पे 9 ग्रह हैं जो देखे जा सकते हैं। मंगल, चंद्रमा ये तो साक्षात है। आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए पृथ्वी भी स्थिर है। जब हम पैदा होते हैं तो हम पर क्या असर पड़ा होगा, चंद्रमा कहाँ था, बृहस्पति कहाँ था, उस दृष्टि में। और प्रभु जो नहीं दिखाई देते, इन सब के मिलाकर के प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद वो तो मानसिक शांति की तैयारी है, शरीर और दिल, मन को साधना है। और उसके बाद मैं व्यायाम करता हूँ। ये पूरे 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ सुबह, तो मैं इसलिए व्यायाम करता हूँ। फिर अपना नाश्ता पानी खुद बनाता हूँ स्वयं, और उसके बाद मैं अपने कार्य में आ जाता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। अनिल जोशी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आपको भी हमारा ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते साझा करना चाहूँगी कि सूखी बंजर धरती पर जब रिमझिम बूंदें पड़ती हैं, सौंधी खुशबू के संग ही कुछ उम्मीदें भी पलती हैं। दृढ़ विश्वास अटल हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। पंख भले कमज़ोर हों, लेकिन हौसलों से उड़ान भर सकते हैं।
वादा करो ये खुद से खुद का, थक कर नहीं बैठना है। कितनों की ताकत तुमसे है, उनकी हिम्मत तुम्हें बनना है। कितनों की ताकत तुमसे है, कितनों की हिम्मत तुम्हें बनना है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।